Hey guys, वेलकम टू लाइंस एकेडमी। मैं ऋषि गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का 45 डेज प्रिपरेशन सीरीज साइंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 10 एमसीक्यूज करने वाले हैं आज हम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। ये रहा आपके सामने। आप एमसीक्यूज को सोल्व करते रहिएगा वीडियो को पॉज कर करके। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ वायर्स एंड रोड्स। वायर्स और रोड बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी रिस्पॉन्सिबल है, किस प्रॉपर्टीज की वजह से वायर्स और रोड्स बनाई जाती हैं एल्यूमिनियम की। फर्स्ट है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब वो हीट को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है, डक्टिलिटी भी है उसके अंदर, तभी तो वायर्स बनी है। बट मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो फोर्थ गलत हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, 1 2 एंड 3। ठीक है गाइस। सेकंड क्वेश्चन, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स इज। पुअरेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा हीट के लिए? लेड होगा। ए इज द राइट आंसर। थर्ड कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल is used for making bells and strings of musical instruments like सितार and violin। सितार और वायलिन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना, उसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो बनाने के लिए, स्ट्रिंग मतलब जो तार है जिसके ऊपर आप बजाते हो, ठीक है, और बेल्स वगैरह बनाने के लिए मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूज की जाती है? सबसे पहले तो सोनोरस, उसके अंदर से साउंड आती है, रिंगिंग बेल आती है, ठीक है, उसका मतलब सोनोरस होता है। फिर सेकंड आता है आपका मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब उसको शीट्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, शीट्स में कन्वर्ट होगी तभी तो बेल बनेगी उसकी। ठीक है। थर्ड डक्टिलिटी, मतलब उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी क्योंकि स्ट्रिंग्स तभी बन पाएगी। और फोर्थ कंडक्टिविटी, तो भाई देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी का कोई काम नहीं है सितार वायलिन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में, बेल्स में, तो फोर्थ वाला हमारा आंसर नहीं होगा। 1 2 एंड 3, तो ए इज द राइट आंसर गाइस। ओके। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल, ये करेक्ट ऑर्डर में आपको लगाना है इसको। ठीक है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उसको देखने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। ये आपके सामने है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम आता है, जिंक आता है, फिर आयरन आता है, लेड आता है, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। इन सबको याद कैसे करेंगे? इसका एक कोड है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीरो, आई लव हर कॉलिंग मी स्मार्ट गाय। ओके, तो यहाँ पे प्लीज, प्लीज का पी पोटेशियम, स्टॉप का सोडियम, कॉलिंग का कैल्शियम। तो आपको गाइज ये याद रखना है। ठीक है, ये सिर्फ याद रखने के लिए एक पूरा का पूरा कोड है ताकि आप इसको याद कर लो, तो आपको सारे के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, लाइन से याद हो जाए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में। और एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि रिएक्टिविटी सीरीज में आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव है ये मेटल जो है। ओके, मोस्ट रिएक्टिव है यहाँ पे। चलो, अच्छा यहाँ पे ये हाइड्रोजन है जो कि नॉन मेटल है, बट इसकी प्रॉपर्टीज सारी कैसी हैं? एल्कली मेटल जैसी हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पे रखा जाता है, मेटल्स के साथ ग्रुप किया जाता है। ठीक है। तो वैसे तो देखो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज करता है। ठीक है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? एल्कली मेटल जैसी होती है, मतलब ये मेटल जैसा बिहेव करता है, बट वो तो नॉन मेटल है। तो देखो गाइस, इस सीरीज के हिसाब से डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। तो स्टीम के साथ जब आयरन की प्रोलॉन्ग रिएक्शन होगी तो कौन सा ऑक्साइड होगा आयरन का ऑब्टेन्ड? तो इसका आंसर होगा सी, Fe3O4। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे होगी, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, जब पेरस सीम के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने को पेरस ऑक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सिक्स क्वेश्चन में कह रहा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आपको गिवन है। एक्स 2,4 है, वाई 2,6 है, एंड जेड जो है आपको गिवन है 2,8,3। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि एक्स 2,4 है, ठीक है, वाई है 2,6 और जेड है 2,8,3।
तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो कि ये तो टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट बहुत ही मुश्किल से बॉन्डिंग बनाएगा, आयोनिक बॉन्डिंग, क्योंकि ये जो होता है ना, ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी इसकी, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, वाई देखो 2,6, आपको ये तो देखो पता है कि ये कार्बन है। ठीक है, 2,4, 2,6 क्या है, ऑक्सीजन है ये। ठीक है, और ये 2,8,3 क्या है, एल्यूमिनियम। ठीक है, आपको पता करना है कि कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो देखो, जिसकी वैलेंसी, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होंगे उसको पहले लिखना, जिसके ज्यादा होंगे 4 से उसको बाद में लिखना। जेड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंसी कितनी है, 3 है, और वाई में वैलेंसी कितनी है। आपको पता है कि वैलेंसी क्या होती है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप देखोगे तो 4 से अगर कम होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही वैलेंसी होगी। अगर 4 से ज्यादा होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 में से माइनस करना पड़ेगा, तो वो वैलेंसी फाइंड आउट कर लोगे आप। ये इस पे चला जाएगा, ये इस पे चला जाएगा, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। और आपका आंसर आ गया Z2Y3, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है गाइस। सेवंथ में कह रहा था हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे करते हैं। तो इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। इनके मोल्टन क्लोराइड्स से इसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इनके मोल्टन क्लोराइड से होते हैं ना, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इनके क्लोराइड का, इनके क्लोराइड में से इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस वही होता है गाइस, बीकर में ये डाल दिया जाता है इनका मोल्टन क्लोराइड, फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है बैटरी लगा के। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन हो जाता है मेटल्स का। और मेटल्स हमेशा कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, पता है ना आपको, मेटल्स हमेशा कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो आयंस होते हैं ना, वो पॉजिटिव आयंस होते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, जो कि क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लस्ट्रस, इसमें से कौन सा नॉन मेटल पूछा है जो कि लस्ट्रस है। ये एक एक्सेप्शन है, आयोडीन जो होता है वो लस्ट्रस होता है। ठीक है, नॉन मेटल। एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, आपका Al2O3 हो जाएगा। और ये ऑक्साइड होते कौन से हैं, ये ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये, जो कि रिएक्ट कर सकते हैं एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, ताकि अपने को ये प्रोडक्ट्स में क्या देंगे, ये अपने को प्रोडक्ट्स में देंगे वाटर। ठीक है, और सॉल्ट। ठीक है, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जनरली मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, बट जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट जो एक्चुअल जो मेटल ऑक्साइड जो जनरली होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, वो बेसिक होते हैं नेचर में, तो वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं only। ठीक है, बट एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये अलग है इनकी कैटेगरी। ठीक है गाइस। 10th क्वेश्चन में कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड देखो, आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक। ठीक है, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेटल है, Na नहीं आएगा, जिंक नहीं आएगा, एल्यूमिनियम भी नहीं आएगा, तो बचेगा क्या, CO2। ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल का है ना ऑक्साइड। तो गाइज यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कंप्लीट होते हैं। कल फिर से हम 10 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आज के सेशन के लिए इतना रखेंगे गाइज। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाय।